Hello guys, welcome back to biology class. Today we are going to talk about vaccination and immunization process. ठीक है, आज हम देखने वाले हैं वैक्सीन के बारे में, वैक्सीनाइजेशन के बारे में, फर्स्ट वैक्सीन किसने डेवलप की थी, वैक्सीन का नाम किसने दिया, ठीक है। तो ये सब हम बातें करने वाले हैं। इसके पहले इन द प्रीवियस क्लास वी हैड कंप्लीटेड अबाउट इम्यूनिटी, ठीक है। बाद में हम एक ऑटो इम्यूनिटी के बारे में देखेंगे, एलर्जी के बारे में देखेंगे, ठीक है। इनके कुछ मैं नोट्स भी भेजूंगा आपको पीडीएफ के फॉर्म में, वो आपको देखना है, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। वैक्सीन, व्हाट इज वैक्सीन, ठीक है। द केमिकल सब्सटेंस विच प्रोटेक्ट आवर बॉडी बाय डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड वैक्सीन, ठीक है। मतलब वैक्सीन जब हम लगवाते हैं, आपने सुना होगा वैक्सीन हिंदी में बोलते हैं इसको टीकाकरण बोलते हैं ना। टीका लगवा लिया हमने, इसका टीका लगा कि नहीं, तो पेरेंट्स पूछते हैं, बच्चा जब छोटा होता है ना, तो उस समय उसको वैक्सीनेशन कराया जाता है और वैक्सीनेशन में उसको कुछ इंजेक्शन लगाए जाते हैं और वो इंजेक्शन में कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म के बॉडी, डेड बॉडी या लिविंग बॉडी होती है जो हमारी बॉडी में पहुंचकर कुछ एक इम्यूनिटी डेवलप करती है, उसके अगेंस्ट एक पावर डेवलप करती है, ठीक है, रेजिस्टेंस पावर डेवलप करती है। द केमिकल सब्सटेंस विच प्रोटेक्ट आवर बॉडी बाय डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म और कॉल्ड वैक्सीन्स, ठीक है। मतलब एक ऐसे केमिकल सब्सटेंस हमारी बॉडी में जाते हैं जो क्या करते हैं, हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं डिसीज के अगेंस्ट, उन पैथोजन के अगेंस्ट या जो के कॉजिंग जो भी एजेंट है उनके अगेंस्ट हमारी बॉडी में एक प्रोटेक्टिव पावर डेवलप करती है, प्रोटेक्शन डेवलप करती है, ठीक है, और हम डिसीज से प्रोटेक्ट करते हैं। आगे समझ में आपको, ठीक है। अब वैक्सीनाइजेशन क्या है? वैक्सीनाइजेशन का मतलब होता है, वैक्सीनाइजेशन इज द प्रोसेस बाय विच रेजिस्टेंस अगेंस्ट स्पेसिफिक डिसीज, किसी स्पेसिफिक डिसीज के अगेंस्ट हमारी बॉडी में हम वैक्सीन के थ्रू ऐसा कोई एक प्रोसेस करवा रहे हैं, रेजिस्टेंस डेवलप करा रहे हैं डिसीज के अगेंस्ट, इज क्रिएटेड इन एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में एक ऐसा रेजिस्टेंस पावर डेवलप किया जा रहा है इस प्रोसेस के थ्रू जो उस डिसीज से हमको प्रोटेक्ट करता है। इस प्रोसेस को कहते हैं वैक्सीनाइजेशन, ठीक है। तो वैक्सीन में ऐसे केमिकल सब्सटेंस थे जो हमारी बॉडी में पहुंचे और उसके कारण जो प्रोसेस डेवलप हुई उसको हम कह रहे हैं वैक्सीनाइजेशन। मतलब हमारी बॉडी में एक इम्यूनिटी डेवलप हो गई है या एक प्रोटेक्टिव पावर डेवलप हो गई है, रेजिस्टेंस पावर डेवलप हो गई है जो हमको उस डिसीज से या किसी भी ऑर्गेनिज्म जिसमें की जा रही प्रोसेस उसमें ये प्रोसेस एक रेजिस्टेंस पावर डेवलप हो जाती है। एडवर्ड जेनर वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट, ठीक है। एडवर्ड जेनर वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट जिन्होंने सबसे पहले वैक्सीन के बारे में बताया था, लेकिन वैक्सीन का जो नाम जो किया दिया था वो दिया था लुई पास्चर ने, ठीक है। लुई पास्चर इसका नाम दिया था और एडवर्ड जेनर ने वैक्सीन को डेवलप किया था, ठीक। तो लुई पास्चर जो थे 1885 में रेबीज के अगेंस्ट एक वैक्सीन तैयार की थी और वो हाइड्रोफोबिया, आप जानते हैं है ना, हाइड्रोफोबिया एक डिसीज होती है, तो इसके लिए एक उन्होंने वैक्सीन डेवलप की थी, वैक्सीन अगेंस्ट रेबीज, ठीक है। तो ये एक डेवलप की थी किसने, लुई पास्चर 1885 में। तो एडवर्ड जेनर जो थे ये एक उन्होंने वैक्सीन के बारे में बताया था सबसे पहले। एक होती है इम्यूनाइजेशन, एक मैंने आपको बताया इम्यूनाइजेशन, ये क्या होता है इम्यूनाइजेशन, ठीक है। द प्रोसेस बाय विच बॉडी प्रोड्यूस एंटीबॉडीज अगेंस्ट एडमिनिस्टर्ड चेंज ऑकर इन बॉडी। मतलब ये सब जो प्रोसेस हो जाती है, ठीक है। आपने देखा होगा कि जब बच्चा छोटा रहता है तो उसको कुछ वैक्सीन कराई जाती है, क्यों, उस डिसीज से प्रोटेक्ट करने के लिए। बहुत सारी डिसीज होती हैं जिनसे हमको प्रोटेक्शन करना है, ठीक है। जैसे टीबी है, टाइफाइड है, मीजल्स है, टिटेनस है, कोलरा है ना, ये कुछ डिसीज होती है जिनसे हमको बॉडी को प्रोटेक्ट, पोलियो है, तो इसके लिए हम वैक्सीनाइजेशन कराते हैं और वैक्सीन लगवाते हैं और एक एज ग्रुप में के बच्चों को अलग अलग टाइम पे उसको वैक्सीनाइजेशन कराया जाता है और उसकी बॉडी में रेजिस्टेंस पावर डेवलप की जाती है, ठीक है, ताकि वो उस डिसीज से बच सके या कुछ बीमारियों से बच सके। अब ये जब ये पूरी प्रोसेस हो जाती है तो इसको बोलते हैं इम्यूनाइजेशन। मतलब उसकी बॉडी में एक रेजिस्टेंस पावर डेवलप हो गई जो उसको हम कुछ डिसीज से बचाएगी, इसको बोलते हैं इम्यूनाइजेशन। क्या बताया हमने, प्रोसेस बाय विच बॉडी प्रोड्यूस एंटीबॉडीज अगेंस्ट एडमिनिस्टर्ड चेंज ऑकर इन बॉडी। इसके कारण हमारी बॉडी में जो चेंज होगा
हमने वैक्सीनाइजेशन करा दिया, वैक्सीन लगवा ली, उसके कारण बॉडी में कुछ चेंजेस होते हैं। इन चेंजेस के कारण हम डिसीज से प्रोटेक्ट हो जाते हैं, हमारी बॉडी में एक रेजिस्टेंस पावर डेवलप हो जाती है, इसको कहते हैं इम्यूनाइजेशन। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे ग्लोबल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम चलाए जाते हैं WHO के थ्रू। 1974 में एक WHO के थ्रू प्रोग्राम चलाए गए थे, ठीक है, जिसमें DPT, टेटेनस, मेजल्स, TB, पोलियो, है ना, ये कुछ इन बड़ी बड़ी बीमारियां हैं जिनके अगेंस्ट कुछ ये प्रोग्राम चलाए जाते हैं, ग्लोबल प्रोग्राम WHO के द्वारा। और इसके अलावा कुछ हमारे इंडिया में भी कुछ ऐसे प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं जिसमें ये सब डिसीज़ के अलावा भी कुछ और डिसीज़ हैं, जैसे कॉलरा है ना, तो ऐसी डिसीज़ के अगेंस्ट भी कुछ प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं जिसके लिए इम्यूनिटी डेवलप हमारी बॉडी में डेवलप हो सके, या वैक्सीन के लगाने प्रोग्राम, वैक्सीनाइजेशन प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। ठीक है, और इस तरह से WHO बहुत सारे कार्यक्रम चलाते रहते हैं जिससे लोग डिसीज से प्रोटेक्ट हैं, और इसके बारे में हम देखते हैं डिटेल में। ठीक है, तो वैक्सीन हो गई, वैक्सीनाइजेशन हो गया, एडवर्ड जेनर के बारे में बताया मैंने, लुई पास्चर के बारे में बताया। ठीक है, अब हम इसके बाद एलर्जी और एलर्जेन, और इसके साथ ही हम क्या देखेंगे, एलर्जी के साथ में ऑटो इम्यूनिटी के बारे में देखेंगे। ठीक है, देखते हैं आगे नेक्स्ट। ठीक है, तो आपने इतनी सारी चीज़ें देखी। अब इसके बाद कुछ और भी चीज़ें हम देखने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट, जो कि एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। उसमें एक है एलर्जी। ठीक है, एलर्जी बहुत ही कॉमन वर्ड है। एलर्जी से रिलेटेड आप अक्सर कुछ न कुछ रिएक्शन देखते रहते हैं। कई बार क्या होता है कि हमारी बॉडी में कुछ ऐसे फॉरेन सब्सटेंस या ऐसे पार्टिकल्स, ठीक है, हमारी बॉडी में कुछ रिएक्शन कर जाते हैं, हमारी स्किन में रिएक्शन कर जाते हैं, जिसके कारण हमारी स्किन में कहीं कहीं पे बिल्कुल लाल टाइप के रेड स्पॉट दिखने लग जाते हैं, या एकदम हीटेड हो जाती है बॉडी, ऐसा लगता है जलन टाइप की हो रही है ना। तो ये कुछ हम चेंजेस देखते हैं। तो ये एक्चुअल में होता क्या है? एनवायरनमेंट बहुत सारे सब्सटेंस रहते हैं, कुछ पैथोजेंस रहते हैं, कुछ केमिकल्स रहते हैं, वो हमारी बॉडी पे इनडायरेक्टली अफेक्ट कर जाते हैं। ठीक है, हमारी बॉडी में एक इम्यून सिस्टम है और वो हाइपर सेंसिटिव हो जाता है उन केमिकल्स के इफेक्ट के कारण, और कुछ केमिकल्स रिलीज करते हैं। वो केमिकल्स हमारे ब्लड में, हमारे ब्लड वेसल्स में कुछ रिएक्शन करते हैं, जिसके कारण वो डायलेट्स हो जाते हैं और ब्लड पतला होके फ्लो होने लग जाता है, जिसके कारण कुछ हम चीज़ें देखते हैं, जैसे रनीस आइस सॉरी हमारे आंखों से पानी आने लग जाता है, रनीस नोज है ना, हमारे नाक से पानी आने लग जाता है ना, कुछ रेड स्पॉट हम देखने लग जाते हैं। तो ये सब इफेक्ट हम देखते हैं, जिसको हम एलर्जी के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो एलर्जी बहुत ही कॉमन वर्ड है। यदि इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो आप बहुत अच्छे से लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आप समझ में आ गया आपको कि एलर्जी एक्चुअल में है क्या। तो एलर्जी में कुछ ऐसे केमिकल या ऐसे सब्सटेंस जो हमारे एनवायरनमेंट में रहते हैं, हमारे बॉडी के कांटेक्ट में आने के बाद हमारी बॉडी में कुछ रिएक्शन क्रिएट कर देते हैं, जिसके कारण कुछ इंटरनल हमारे जो इम्यून सिस्टम है वो अफेक्टेड होता है और कुछ रिस्पॉन्स देने लग जाते हैं हाइपर सेंसिटिव होने के कारण, और हम ये सब चीज़ें देखते हैं। कई बार जैसे आपने कुछ सोप साबुन यूज़ किया, नया साबुन आप लाए, आप कुछ ऑयल लगा रहे हैं, है ना, या आपने कुछ कपड़े नए कपड़े पहने हैं, ठीक है, या आपने कुछ ऐसी चीज़ खाई, है ना, जो जिसमें कुछ केमिकल्स हैं, कुछ ऐसे सब्सटेंस हैं जो ये आपकी बॉडी में पहुंचने के बाद ही कुछ इस तरह के एलर्जी रिएक्शन क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, हम एलर्जी को डिफाइन करेंगे। एलर्जी, व्हाट इज एलर्जी? इट इज डिफाइंड एज हाइपर सेंसिटिविटी ऑफ इम्यून सिस्टम। ठीक है, व्हाट इज एलर्जी? इट इज डिफाइंड एज हाइपर सेंसिटिविटी ऑफ इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम की हाइपर सेंसिटिविटी हो जाती है टुवर्ड्स एनी एंटीजन प्रेजेंट इन द एनवायरनमेंट। ठीक है, बाहर से कोई एंटीजन आ रहा है, बाहर से कोई ऐसा प्रोटीन आ रहा है, ठीक है, वो हमारी बॉडी में आता है, बॉडी के कांटेक्ट में आता है, उसके कारण क्या होता है, हमारा इम्यून सिस्टम जो रहता है हाइपर उसमें सेंसिटिविटी क्रिएट हो जाती है और उसके अगेंस्ट कुछ वो रिस्पॉन्स देने लग जाते हैं। ठीक है, इसको हम कहते हैं एलर्जी। फिर से देखें डेफिनेशन, इट इज डिफाइंड एज हाइपर सेंसिटिविटी ऑफ इम्यून सिस्टम टुवर्ड एनी एंटीजन प्रेजेंट इन द एनवायरनमेंट। ठीक है, तो इसे कहेंगे एलर्जी। इसके बाद कुछ एलर्जेंस। ठीक है, तो एलर्जेंस ऑल दो सब्सटेंसेस विच कॉजेज एलर्जी, ऐसे सभी सब्सटेंसेस जिनके कारण हमको एलर्जी होती है उसको हम क्या कहेंगे? एलर्जेंस कहेंगे।
ठीक है। आर दो सब्सटेंसेज विच कॉजेज एलर्जी आर नोन एज एलर्जेंस। ऐसे सब्सटेंस है जिनकी ये जितने भी सब्सटेंस है, चाहे वो केमिकल्स हो या जो भी सब्सटेंस है ना, जो भी प्रोटीन है, एंटीजेंस है, उनको हम क्या कहेंगे, एलर्जन कहेंगे। अब ये सब्सटेंसेस क्या क्या हो सकते हैं, डस्ट हो सकता है, स्मोक हो सकता है। कई बार क्या हम धुएं में खड़े रहते हैं, सर्दी हो जाती है उनको, ठीक है। कभी डस्ट हमको ज़्यादा हमारी नाक में चली जाती है तो उसके कारण हमको एलर्जी हो जाती है, ठीक है। कुछ पॉलन ग्रेन्स वगैरह रहते हैं, पॉलन, ठीक है, पॉलन ग्रेन्स, हाँ, परागकण, उनके कारण डेंडर्स, एनिमल्स के कुछ हेयर्स पार्टिकल्स इस तरह से कुछ निकलते हैं, उनके कारण भी एलर्जी हमको हो सकती है, ठीक है। आया समझे। इसके बाद IgE एंटीबॉडी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंटीबॉडी अगेंस्ट एलर्जी, ठीक है। IG जो होता है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बॉडी एंटीबॉडीज रहते हैं, किसके अगेंस्ट वर्क करते हैं, एलर्जी के अगेंस्ट वर्क करते हैं, ठीक है। ये आप याद रखिएगा, एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट है ये। IG को आपको याद रखना है। ये क्या है, IG इज अ एंटीबॉडी, मोस्ट इंपॉर्टेंट एंटीबॉडी, ठीक है, विच वर्क अगेंस्ट एलर्जी, ठीक। तो एलर्जी क्या है ये आपने देखा, ठीक है। फिर एलर्जन क्या है वो हमने देखा। तो हमारे इम्यून सिस्टम में कुछ हाइपर सेंसिटिविटी हो जाती है कुछ केमिकल या कुछ सब्सटेंस के कारण, जैसे स्मोक, पॉलन, डेंडर या डस्ट पार्टिकल, जिसके कारण हमारी बॉडी में कुछ एक्शन देखने को मिलता है। और इन सब्सटेंसेस को हम क्या कहते हैं, एलर्जेन कहते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आ गया, डेफिनेशन बताई मैंने, एलर्जन बताया। अब इनके हम देखेंगे रिएक्शन, मैकेनिज्म ऑफ एलर्जन। एलर्जन की किस तरह से रिएक्शन होती है वो हम आप देखेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो मैकेनिज्म ऑफ एलर्जन, नेक्स्ट, ठीक है। तो आपने देखा एलर्जी क्या है, एलर्जेंस क्या होते हैं, ठीक है। तो ऐसे केमिकल या ऐसे सब्सटेंसेस जो हमारी बॉडी में पहुंचकर कुछ एलर्जिक रिएक्शन क्रिएट करते हैं, कुछ ऐसी कंडीशन क्रिएट करते हैं जिससे हमारी इम्यून सिस्टम हाइपर सेंसिटिव हो जाता है और कुछ रिएक्शन हमको देखने को मिलती है, जैसे हमारी बॉडी में रेड स्पॉट का हो जाना, ठीक है, और कुछ कहीं पे इचिंग हो जाना होता है। ऐसा अक्सर आपने देखा होगा, नोटिस किया होगा। और डस्ट, स्मोक या और कुछ इस तरह के केमिकल्स को हम क्या कहते हैं, एलर्जेंस कहते हैं। अब चलिए हम देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ एलर्जी, मैकेनिज्म ऑफ एलर्जी, ठीक है। इसकी मैकेनिज्म किस तरह से होती है, इसकी रिएक्शन कैसी होती है, ठीक है। तो मैकेनिज्म ऑफ एलर्जी देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो किस तरह से ये एलर्जन से रिएक्शन करेंगे हम वो देखते हैं, ठीक है। व्हेन एनी एलर्जेंस कम इन कांटेक्ट विद आवर बॉडी सेल्स, जैसे ही कोई एलर्जन जो रहता है, एलर्जन जो रहता है कम इन कांटेक्ट विद आवर बॉडी सेल, बॉडी सेल में किससे, प्लाज्मा सेल से, प्लाज्मा सेल से, इट गेट रिलीज IgE एंटीबॉडी, ठीक है। ये क्या रिलीज करते हैं, IgE एंटीबॉडी रिलीज करते हैं। जैसे ही कोई एलर्जेन हमारी बॉडी में, बॉडी के कांटेक्ट में आता है ना, कम इन कांटेक्ट विद बॉडी सेल, तो हमारी बॉडी सेल में जो प्लाज्मा सेल रहते हैं उनके कांटेक्ट में आता है और ये क्या रिलीज करते हैं, ये रिलीज करते हैं IgE एंटीबॉडी रिलीज करते हैं, ठीक है। तो जैसे ही कोई केमिकल या एंटीजन हमारे बॉडी के कांटेक्ट में आया, प्लाज्मा सेल ने क्या रिलीज किया, IgE, ठीक है। अब IgE जो रहता है, ये IgE एंटीबॉडी जो रहता है ये सेंसिटिव, मतलब हमारी जैसी बॉडी सेल सेंसिटिव हो गई और उसने IgE रिलीज किया। अब ये IgE गेट अटैच विथ मास्ट सेल, किससे अटैच हो जाते हैं यहाँ पे, रिसेप्टर्स ऑफ मास्ट सेल। इट गेट अटैच विथ receptor of mast cell, ठीक है। ये मास्ट सेल से क्या हो गया, अटैच हो गए। तो IG जो थे ये किससे अटैच हो गया, मास्ट सेल से अटैच हो गए, ठीक है। ये कोई एलर्जन है, ये हमारे बॉडी के कांटेक्ट में आया, बॉडी की जो प्लाज्मा सेल थी, ठीक है, उन्होंने क्या रिलीज किया, IgE रिलीज किया। ये IgE कहाँ पे किस चला गया, मास्ट सेल में। अब मास्ट सेल जो रहता है ये दो केमिकल रिलीज करेंगे। मास्ट सेल रिलीज टू केमिकल्स, हिस्टामिन
क्या रिलीज करेंगे? दो केमिकल, हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन ये दो केमिकल रिलीज कर देंगे, हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन। ठीक है, अब ये हिस्टामिन और सेरोटोनिन क्या करते हैं? दीज केमिकल डायलेट्स अवर ब्लड वेसल्स। ठीक है, ये अब क्या करेंगे? हिस्टामिन और सेरोटोनिन ये डायलेट्स करेंगे, डायलेट्स अवर ब्लड वेसल, ब्लड कैपिलरीज। ठीक है, ब्लड वेसल से ब्लड कैपिलरीज को क्या करेंगे? ये डायलेट्स करेंगे। ठीक है, तो इसकी परमिबिलिटी जो रहेगी वो क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। परमिबिलिटी इंक्रीज ऑफ परमिबिलिटी ऑफ ब्लड वेसल्स विच इंक्रीजेस permeability of blood capillaries। ब्लड कैपिलरीज की परमेबिलिटी को क्या कर देंगे? इंक्रीज कर देंगे। ठीक, समझ आ रहा है? जैसे कोई एलर्जन हमारे बॉडी के कांटेक्ट में आया, प्लाज्मा सेल ने आईजी एंटीबॉडीज रिलीज किया। ये आईजी एंटीबॉडीज मास्ट सेल में स्टिमुलेट करता है और वहां से दो केमिकल रिलीज करवाता है, हिस्टामिन और सेरोटोनिन। ये हिस्टामिन और सेरोटोनिन क्या करते हैं? हमारे ब्लड वेसल्स को डायलेट करते हैं, है ना, और ब्लड को पतला कर देते हैं, जिससे क्या होता है? परमेबिलिटी क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। और इस वजह से क्या देखने मिलता है? विच कॉजेस एलर्जिक इफेक्ट विच कॉजेस एलर्जिक इफेक्ट कॉजेस। इसके कारण हम क्या देखते हैं? एलर्जिक इफेक्ट देखते हैं। क्या क्या एलर्जिक इफेक्ट हम देखेंगे? यहाँ पर हम देखेंगे रनिंग, जैसे एडेमा, रेड स्पॉट। एडेमा मतलब स्वेलिंग हो जाती है। रेड स्पॉट हम देखते हैं। ठीक है, और क्या? रनी नोज। ठीक है, और क्या देखते हैं? वाटरी आइज। ठीक है, और डिफिकल्टीज इन ब्रीथिंग, डिफिकल्टीज इन ब्रीथिंग, सांस लेने में हमको दिक्कत आती है। ठीक है, ये सब हम प्रॉब्लम देखते हैं, स्नीजिंग वगैरह ये सब हम देखते हैं। ठीक है, समझ में आया भाई कैसे क्या रिएक्शन हुई? जैसे ही कोई एलर्जन या ऐसे केमिकल, डस्ट या केमिकल्स हमारे बॉडी के कांटेक्ट में आए बाहर से, एनवायरनमेंट से। ठीक है, तो ये जैसे ही हमारे बॉडी के कांटेक्ट में आए, हमारी बॉडी सेल जो थी वो क्या करती है? आईजी रिलीज करती है, सेंसिटिव होके, और ये आईजी मास्टर सेल में जाते हैं, मास्टर सेल के कांटेक्ट में आते हैं, उसको स्टिमुलेट करते हैं और दो केमिकल रिलीज करते हैं जिनका नाम है हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन। ठीक है, अब ये क्या करता है? हिस्टामिन और सेरोटोनिन ये करेगा, डायलेट्स करेगा किसको? हमारे ब्लड वेसल्स को डायलेट करेगा, जिसके कारण क्या हो जाएगी? ब्लड कैपिलरीज की परमेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी और कुछ एलर्जिक रिएक्शन हम देखते हैं। क्या क्या? विच कॉजेस एलर्जिक इफेक्ट सच एज एडेमा, स्वेलिंग हो जाती है हमारी बॉडी। रेड स्पॉट हम देखते हैं, रनी नोज देखते हैं, वाटरी आइज मतलब आंख और नाक से पानी बहने लग जाता है। बॉडी में कहो कुछ हम स्पॉट देखते हैं, कुछ स्वेलिंग वगैरह हो जाती है, कई बार होता है ना अक्सर, और कुछ कई बार सांस लेने में दिक्कत आती है, स्नीजिंग वगैरह, ये सब हमको देखने को मिलता है। इज इट क्लियर? यहाँ तक आपको समझ में आया? ठीक है, तो हमने देखा मैकेनिज्म ऑफ एलर्जिक, है ना, और बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। ये मैंने यहाँ पे शॉर्ट में लिखा हुआ है किस तरह से पूरी रिएक्शन हो रही है। ये एलर्जन प्लाज्मा सेल के कांटेक्ट में है, क्या रिलीज किया? आईजी एंटीबॉडी रिलीज किया। अब ये आईजी एंटीबॉडी क्या करता है? मास्ट सेल से अटैच हो जाता है। मास्ट सेल दो केमिकल रिलीज करते हैं, हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन। ठीक है, और ये हिस्टामिन और सेरोटोनिन क्या करते हैं? ये हमारे ब्लड वेसल्स को डायलेट कर देते हैं, जिसके कारण हमारे ब्लड कैपिलरीज की परमेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। ब्लड वेसल की परमेबिलिटी इंक्रीज हो गई तो वहाँ पे कुछ हम ब्लड में, हमारी बॉडी में हम कुछ रिएक्शन देखेंगे, है ना, जैसे हमारी बॉडी में स्पॉट हो जाते हैं, रेड स्पॉट, स्वेलिंग हो जाती है ना, और कहीं पे जलन टाइप की होने लग जाती है, और सांस लेने में दिक्कत आती है कई बार, है ना, आंखों और नाक से पानी बहने लग जाता है, रनिंग नोज, वाटरी आइज ना, डिफिकल्टीज इन ब्रीथिंग, स्नीजिंग, ये सब हम देखने को हमको मिलता है। ठीक है, आगे सर में और भी कुछ और यहाँ पे आपको बताने वाला था मैं, एनाफाइलेक्टिक शॉक्स।
एक होता है एनाफाइलेक्टिक शॉक, एनाफाइलेक्टिक शॉक। ठीक है, सिस्टेमिक एनाफाइलेक्टिक शॉक, ये क्या होता है? सिस्टेमिक एनाफाइलेक्टिक शॉक में क्या होता है, कई बार हम कुछ ड्रग्स भी लेते हैं, ड्रग्स से या जैसे पेनिसिलिन वगैरह लेते हैं, पेनिसिलिन एंटीबायोटिक, कुछ पेनिसिलिन जैसे एंटीबायोटिक लेते हैं या ड्रग्स वगैरह लेते हैं, तो भी हमारी बॉडी में इट आल्सो कॉजेज एलर्जिक रिएक्शन, इसके कारण भी हमें एलर्जिक रिएक्शन देखने को हमको मिल सकता है। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा। एनाफाइलेक्टिक शॉक्स क्या है? ड्रग्स जैसे मेडिसिन, ड्रग्स या कुछ मेडिसिन या कुछ पेनिसिलिन जैसे कुछ एंटीबायोटिक्स लेते हैं, मेडिसिन लेते हैं, तो भी हमारी बॉडी में एलर्जिक रिएक्शन हो सकती है। कई बार होता है ना, आप कुछ मेडिसिन लेते हैं और उसके कारण भी आपकी बॉडी में कुछ इस तरह के रिएक्शन देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो आज हमने यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें देखी। क्या क्या देखा था आपने? एलर्जी देखी, एलर्जी के मैकेनिज्म देखे। इसके पहले आपने वैक्सीन के बारे में देखा था, मैंने वैक्सीन के बारे में बताया आपको, वैक्सीनेशन क्या होता है ये बताया मैंने। ठीक है, थोड़ा सा मैं एक ऑटो इम्यूनिटी के बारे में भी शॉर्ट में डिस्कस कर लेते हैं, थोड़ा सा दिया हुआ है ऑटो इम्यूनिटी, है ना। ऑटो इम्यूनिटी क्या होता है वो भी हम देख लेंगे, थोड़ा सा बता देता हूँ मैं। ठीक है, सेल्फ इम्यूनेशन, है ना, और इसके कारण कोई डिसीज भी होती है। ऑटो इम्यूनिटी का मतलब होता है सेल्फ इम्यूनाइजेशन, सेल्फ इम्यूनिटी। तो क्या होता है हमारी बॉडी में जो हमारी जो आर्मी सेल्स होती हैं वो, और बाहर से आने वाले कुछ सेल्स या कुछ एंटीजन्स या कुछ तरह के पार्टिकल या सब्सटेंसेस, ठीक है, तो क्या होता है जब वो हमारे बॉडी कांटेक्ट में आते हैं तो हमारी आर्मी सेल्स उनको डिस्टिंग्विश नहीं कर पाती है और कंफ्यूज हो जाती है, और उसके कारण क्या होता है हमारी बॉडी में ही क्या होता है, हमारी बॉडी सेल जो आर्मी सेल रहती है हमारी बॉडी सेल पे ही अटैक कर जाती है, और उसके कारण हमको कई तरह की डिसीज देखने मिलती है, जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ठीक है, और कुछ इस तरह की और भी कुछ डिसीज जैसे हाशिमोटो डिजीज। तो हमारी बॉडी की जो आर्मी सेल्स रहती है, बॉडी सेल्स जो रहती है हमारी बॉडी को ही डैमेज करने लग जाती है या हमारी बॉडी में ही नुकसान पहुंचाने लग जाती है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं ऑटो इम्यूनिटी, और भी हम डिटेल देख लेंगे इसको ऑटो इम्यूनिटी को। तो एलर्जी आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और एग्जाम में जब इससे क्वेश्चन आते हैं इसको जरूर तैयार करिएगा, और इसकी डेफिनेशन भी बता दी मैंने, मैकेनिज्म भी बता दिया, इसको पूरा आप एक्सप्लेन करके लिखेंगे। ठीक है, ये यहाँ पे ये एक छोटा टॉपिक